हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम देख रहे हैं सीजी सेट 2019 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर का सेट ए। और क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। 5 क्वेश्चन आज एक साथ देखेंगे। 16, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां प्रश्न। इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि 16वां नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्या लिखा है। द रैंक ऑफ पॉजिटिव डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म इन एन वेरिएबल्स इज। क्वाड्रेटिक फॉर्म आप सभी ने पढ़ा होगा। तो पॉजिटिव डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म किसको बोलते हैं? पॉजिटिव डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म हम उसको बोलेंगे जिसके द्वारा जो मैट्रिक्स जो बनता है उस मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हों। पॉजिटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव नहीं बल्कि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, अर्थात कोई भी आइगन वैल्यू जीरो भी नहीं होना चाहिए, सारे के सारे पॉजिटिव हों। ठीक है। तो अब जब इसने क्लियर कर दिया है कि पॉजिटिव डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात चल रही है, इसका मतलब सारे के सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, तो निश्चित रूप से फिर उस मैट्रिक्स का रैंक एन ही होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज नॉन जीरो होते हैं ना, तो वो निश्चित रूप से उसका रैंक जो है वो एन होता है, अगर वो एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो एन होगा। ठीक है। अगर मान लो आइगन वैल्यू जीरो होते हैं तब फिर वो मैट्रिक्स का रैंक एन से कम हो जाता है। ठीक है। अगर मान लो एक या दो जितने भी आइगन वैल्यू जीरो है तो एन तो उस समय फिर रैंक नहीं होगा। ठीक है। फिर उससे रैंक कम हो जाएगा। फिर वो डिपेंड करता है कि आइगन वैल्यू, मतलब फिर उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर सारे के सारे आइगन वैल्यूज जो है वो अगर नॉन जीरो हैं तो निश्चित रूप से उसका जो रैंक होगा एन होगा। और नॉन जीरो है यहाँ पे तो स्पष्ट है क्योंकि पॉजिटिव डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। हाँ, अगर ये मान लो पॉजिटिव डिफाइनाइट के बजाय अगर यहाँ पे पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट करके दिया होता तब हम कंफर्म एन होगा रैंक ऐसा नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म किसको बोलते हैं? जिसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं। तो नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तो उसमें दोनों बातें शामिल हैं। ठीक है। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखें। तो फिर आप देखो 17वां नंबर का प्रश्न। द पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन 1/n⁻p इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ। तो आप सभी को पता होगा ये पी सीरीज टेस्ट है। ठीक है। आप जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है एन पी, अर्थात पी को घात में यानी पावर में दिखाने के बजाय ये बाजू में प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया वहाँ पे। शायद इसी कारण ये क्वेश्चन जो है वो विलोपित भी किया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये पी जो है वो पावर में रहता है, तो वो सीरीज समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n⁻p। ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है आप सभी को पता होगा। सिर्फ और सिर्फ ये मतलब सिर्फ और सिर्फ तब ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी जब p इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। अगर p इज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है तो ये सीरीज क्या हो जाती है? डायवर्जेंट हो जाती है। तो 17वां क्वेश्चन बहुत आसान था। और चलिए अब 18वां प्रश्न आप सभी देखिए। द स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ द मैट्रिक्स, इतना तो अब आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रल रेडियस किसको बोलते हैं। तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आपको a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ता है। इज इक्वल्स टू 0 करके आप सॉल्व करेंगे, लैम्डास की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप सभी को पता है। इस डिटर्मिनेंट की मदद से ये जो डिटर्मिनेंट है जिसको हमने इक्वल टू 0 रखा है इसको इक्वेशन के फॉर्म में बदलते हैं, उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। वहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो रूट्स आते हैं उनको कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं, जिनको आइगन वैल्यूज भी कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3x3 का आपके पास मैट्रिक्स है, तो तीन आइगन वैल्यूज आपके आएंगे यहाँ पे। हो सकता है उन आइगन वैल्यूज में से कुछ पॉजिटिव हों, कुछ नेगेटिव हों, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। थोड़ी देर के लिए चलिए मान लीजिए आपके आइगन वैल्यूज आए 1, ठीक है, 3 या -3, माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है। कुछ माइनस आएगा, कुछ प्लस आएगा, हो सकता है सब प्लस आ जाए, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता। अब आपके जो आइगन वैल्यूज आ गए उन आइगन वैल्यूज में आप सभी का मॉड ले लीजिए, सब का मॉड लेना है आपको। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 का मॉड 1, -3 का मॉड 3 और 4 का मॉड 4। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन है आपको देखो, तो ये सबसे बड़ा है, तो यही उसका स्पेक्ट्रल रेडियस होगा। यानी कि स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होता है,
किसी भी मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज रहते हैं उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज जब आप निकालोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि माइनस से आपको छुटकारा पाना है, मतलब अगर कोई आइगन वैल्यू नेगेटिव में भी आ रहा है तब भी आप उसको पॉजिटिव बनाइए, ठीक है। उसके बाद उन सबों में से देख लो सबसे बड़ा वाला आइगन वैल्यू कौन है, तो बस वही आपका स्पेक्ट्रल रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि स्पेक्ट्रल रेडियस हमेशा धनात्मक मान होता है, इसलिए आइगन वैल्यूज जो मिल रही है आपको उन सभी का आप मॉड ले लो। मॉड लेने से क्या है, जो धन है वो तो धन में ही रहेंगे, प्लस वाले प्लस में रहेंगे, लेकिन माइनस वाले भी प्लस बन जाएंगे। अब सब प्लस में बन गए, अब इनमें से सबसे बड़ा जो दिख रहा है वही इसका स्पेक्ट्रल रेडियस होगा। तो मेरे ख्याल से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। तो यही करेक्ट ऑप्शन है, एक बार आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको, आइगन वैल्यूज निकालिएगा, उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालिएगा, अर्थात उनका मॉड लीजिएगा, माइनस वाले को भी प्लस बना दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी आइगन वैल्यू कौन सी है, वही इसका स्पेक्ट्रल रेडियस होगा। 19वां नंबर का प्रश्न अब देखते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 19, यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दिया है a इज इक्वल्स टू 2i5 - 2 और a की घात 100 पूछा है, और सभी ऑप्शन में देख लो i है, मतलब ये और साथ में 9 भी है, 9 की घात कुछ 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 है, मतलब ये समझ जाओ कि a की कुछ न कुछ पावर करने पर 9 कॉमन निकलेगा और i बचेगा निश्चित रूप से, क्योंकि देखो a की घात 100 के बारे में पूछा है और a की घात 100 बराबर देख लो आप चारों ऑप्शन में i है, मतलब और साथ में 9 की घात कुछ कुछ है, मतलब ये समझ जाइए कि मेरे को a की घात कुछ मैं करके देख लेता हूँ, एक टुकड़ा मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मिलेगा और साथ में 9 कॉमन पक्का निकलेगा क्योंकि 9 सब में दिख रहा है। चलिए देर नहीं करते, हम ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं। ए स्क्वायर निकालने का अर्थ ये है, ए स्क्वायर निकालने का अर्थ ये है कि आपको इसको 2 बार गुणा करना है, ठीक है। चलिए 2 बार गुणा कीजिए, देखिए कितना आता है, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 9 तो यहीं आ गया देख लो, फिर 2 एकम 2 -2 0 हो गया, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 - 10 खत्म, फिर 5 एकम 5 और -2 गुणित -2 तो +4 हो जाएगा, तो 5 4 9 हो जाएगा। तो आप गौर से देखो, अच्छे से देखो, ए स्क्वायर बराबर 9 9 कॉमन निकलेगा और जो बचेगा 1 0 0 1, ये कौन है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 9 आई करके आप इसको लिख सकते हो, ये आई है ना भाई, और ये ए स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए, ए की घात 100 चाहिए, तो दोनों पक्षों में 50 घात और लगा दो, क्योंकि 2 घात पहले से है, तो 50 दूनी 100 होता है, तो दोनों पक्षों में 50 घात और लगा दो, तो ये दो, ये देखो ये ए स्क्वायर पूरे की घात 50, घात के ऊपर घात, घात का आपस में गुणा, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, ये 9 की घात 50, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप कुछ भी घात करो वही चाहेगा, तो 9 की घात 50 आई, कहाँ लिखा है भाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बहुत सरल सा सवाल था, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, आपको मतलब ना आपको क्या करना है, ऑप्शंस को अच्छे से देखना है, उस हिसाब से आपको क्लू मिलेगा कि आपको करना क्या चाहिए, फिर आपसे सवाल बहुत अच्छे से बनेगा। 20वां सवाल में क्या रखा है, जैकोबियन, इतना सरल, आप लोग इसको पढ़े होंगे, अनेक बार, हजारों बार पढ़े होंगे, और इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। अपने को जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू निकालना है, तो जो ऊपर है उसके साथ देखो, एक्स वाई जेड ऊपर है, यू वी डब्ल्यू नीचे, और वैसे भी यहाँ पे एक्स वाई जेड को यूवी, हाँ एक्स वाई जेड को यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में लिखा है, तो सरल है हमारे लिए काम। आप सभी को इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो एक्स वाई जेड का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाला जा रहा है, पहले वाले को उठाओ, तीनों के सापेक्ष आंशिक अवकलज लिखो, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स, डेल एक्स बाई डेल यू, पहले इसका इसके साथ फिर इसका, ऐसे तीनों के साथ, एक्स को लेकर तीनों के साथ लिखो, डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, डेल एक्स बाई डेल डब्ल्यू, फिर वैसे वाई को लेकर तीनों के साथ लिखो, डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल वी, डेल वाई बाई डेल डब्ल्यू, फिर जेड को लेकर तीनों के साथ लिखो, डेल जेड बाई डेल यू, डेल जेड बाई डेल वी, डेल जेड बाई डेल डब्ल्यू, ठीक है बबलू। चलो अब आगे देखो, डेल एक्स बाई डेल यू, एक्स का यू के सापेक्ष आंशिक अवकलन 1 होगा, वी और डब्ल्यू खत्म हो जाएंगे, फिर क्या है, डेल एक्स बाई डेल वी, वी के सापेक्ष करेंगे तो -1 आएगा, डब्ल्यू के सापेक्ष करेंगे तो फिर 1 आएगा, डेल वाई बाई डेल यू, तो यहाँ आएगा 2u, ठीक है, फिर आएगा -2v, ठीक है ना भाई, ये देखो इसकी वैल्यू डेल वाई बाई डेल वी मतलब y का v के सापेक्ष आंशिक अवकलन, अन्य दो को
कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये 2w, फिर z को ले लो, z डेल z बाई डेल u, तो 3u²। फिर v तो 1 आएगा, w है ही नहीं वहाँ पे, 0 हो जाएगा। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा, देखो हम सॉल्व करते हैं 1, ये तो 0 हो गया बेचारा खत्म, -2 रहेगा यहाँ पे। ठीक, कहीं तो थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे -2w आएगा। देखो यहाँ माइनस है ना, y का जब w के सापेक्ष करेंगे है ना आंशिक अवकलज, तो ये माइनस है तो -2w आएगा। इसी वास्ते जब आप इसको इसका सारणिक यानी डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस इसी हड़बड़ी से आपको बचना है, ठीक है। तो प्लस में आ रहा है ना आपका ये आंसर, मतलब 2w जो है वो प्लस में रहेगा। अब देखो ना, आप चाहे तो यहीं से अपना आंसर, 2w हमारे पास 2 टोक में है ना, ठीक है। इतना तो तय होगा कि ये दोनों नहीं हो सकते, देख लीजिएगा आप, पक्का एकदम गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, क्योंकि 2w प्लस में आ रहा है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये माइनस, वैसे भी हम लोग माइनस माइनस प्लस करके लिखेंगे, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, 0 करो, 0 प्लस 3 दूनी 6u²w, 6u²w, फिर क्या आएगा बबलू, फिर आएगा 1, तो इसको छुपाओ इसको छुपाओ, 2u प्लस 6u²v, ऐसा। अब 2w हो गया और प्लस 6u²w हो गया, फिर 2u हो गया, है ना भाई। और उसके बाद क्या होगा, 2u के बाद हो गया 6u²v। ठीक है, चलिए तो ये आपका देखो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है देखो 2w प्लस 6u²w प्लस 2u प्लस 6u²v। वाह 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 वाह, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो कितना सरल था ये, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में आज इसको आप बना सकते हो। ऐसे ही बाकी सवालों को भी आप ट्राई कीजिएगा, सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। बस उसके लिए आपको पहले कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना होगा, थ्योरी अच्छे से क्लियर करनी होगी, और फिर सारे सवाल बन जाएंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आए हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है, और वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।